नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। थोड़ी देर में लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी बोलने वाले हैं। लोकसभा में संविधान पर चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री देंगे, जिसका इंतजार सभी को है। दरअसल थोड़ी देर में उनका ये संबोधन होना है। संविधान पर चर्चा पर आज प्रधानमंत्री का संबोधन है और उसके साथ ही विपक्ष पूरी तैयारी के साथ प्रधानमंत्री का संबोधन सुनेगा और उसके बाद वार पलटवार का सिलसिला शुरू होगा। लोकसभा में संविधान पर चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज केंद्र सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि सरकार देश के युवाओं का अंगूठा काटने का काम कर रही है। वहीं बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस राज्यों में सिखों के गले काटे गए। जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। जैसे एकलव्य का अंगूठा काटा गया, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का सबका अंगूठा काटते हो। जब आप अदानी जी को धारावी देते हो, तो आप धारावी के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनका आप अंगूठा काटते हो। हिंदुस्तान के सारे जो फेयर प्ले बिजनेसेस हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं, आप उन सब का अंगूठा काटते हो जब आप अदानी की मदद करते हो। कॉन्स्टिट्यूशन में लैटरल एंट्री कर आप हिंदुस्तान के युवाओं का, पिछड़ों का, गरीबों का अंगूठा काटते हो। किसान आपसे एमएसपी मांगते हैं, सही दाम मांगते हैं, मगर आप अदानी को फायदा पहुंचाते हो, अंबानी को फायदा पहुंचाते हो और किसान का अंगूठा काटने का काम करते हो। सर, ये अंगूठा काटने की बात करते हैं। इनके राज में सिखों के गले काटे गए, सिखों के ऊपर कत्लेआम किया गया। सिखों के बाद दंगे सबसे ज्यादा हुए तो कांग्रेस के समय हुए। और आपको देश से माफी मांगनी है। अगर आज भी नहीं मांगेंगे तो संविधान जितना मर्जी जेब में डालिए। आप संविधान को जेब में लेकर घूमते सर। इन्होंने संविधान को तार-तार करने का काम किया है। तो सदन में संविधान पर जबरदस्त चर्चा, जिसमें अनुराग ठाकुर कह रहे थे कि आपने अपने दौर में संविधान को जेब में रख कर आप घूमे। इधर लोकसभा में राहुल गांधी ने भी बहुत जबरदस्त हमला किया सरकार पर और उन्होंने सरकार को लेकर कहा कि सरकार देश के युवाओं का अंगूठा काटने का काम कर रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें कि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होना है। संविधान पर चर्चा, प्रधानमंत्री का संबोधन जो कि अब थोड़ी देर में होने वाला है, जिसका इंतजार सभी को है। और ऐसे में राहुल गांधी काफी हमलावर हैं। उन्होंने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार देश के युवाओं का अंगूठा काटने का काम कर रही है। और इसका जवाब सांसद बीजेपी के अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस राज्य में सिखों के गले काटे गए। राहुल गांधी ने बीजेपी पर सभी धर्मों को लड़वाने का भी आरोप लगाया। वहीं अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर संविधान की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया। हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को हम ये कहना चाहते हैं, आपकी रक्षा कॉन्स्टिट्यूशन करता है और ये बीजेपी के लोग कॉन्स्टिट्यूशन पर 24 घंटा आक्रमण करते रहते हैं। जहां भी आप जाते हो, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हो, नफरत फैलाते हो। कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाना है? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि दलित परिवार को बंद करके अंदर रखना है और उनके अपराधियों को बाहर घूमने देना है? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? सर, अगर ये संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, उसी ने देश को बचाया। राहुल जी, कभी इसको पढ़कर देखिए। गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी का पूरा कारनामे इसके अंदर लिखेंगे, कैसे आपने धज्जियां उड़ाई। एक तो एक इन्होंने संविधान को तार-तार करने का काम किया है। इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। मुझे आपका संरक्षण इसलिए चाहिए था कि झूठे आरोप लगाने बंद करे। यह संविधान की रक्षा आपने कभी नहीं की। इमरजेंसी जैसा कालखंड आया और संविधान को बार बार तार किया, संशोधन किया, तो आपने और आपकी पार्टी ने। और राहुल के तपस्या वाले हमले का जवाब संसद में रविशंकर प्रसाद ने कैसे दिया, आइए अब आपको वो सुनवाते हैं। हजारों साल पहले एक युवा, 6-7 साल का युवा, हर रोज सुबह उठ के 4 बजे उठ के
बच्चा बच्चा एक बच्चा, वाह बहुत बढ़िया। एक बच्चा 4 बजे उठ के तपस्या करता था हर रोज सुबह। तपस्या, हाँ, हर रोज सुबह वो धनुष उठाकर तीर कमान चलाता था और घंटे उसने तपस्या की, सालों के लिए उसने तपस्या की। पास लोगों को पता लगने लगा कि लड़का है। यही तो आप नहीं समझ सकते हो, यही तो प्रॉब्लम है। धनुष में तपस्या है, मनरेगा के काम करने में तपस्या है। तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना, समझिए। हाँ, तब का यह मतलब है, तपस्या का यह मतलब है। आज तो जब मैं माननीय विपक्ष के नेता को सुन रहा था तो आज मुझे नया ज्ञान प्राप्त हो रहा था। 6-7 साल की उम्र में आदमी युवा हो जाता है, ये पहली बार सुना है। अंदर जाके ढूंढूंगा कि ये ज्ञान कहां से आता है। तपस्या से गर्मी आती है, ये दूसरा ज्ञान प्राप्त किया। भाई कौन पढ़ा रहा है? ये तो मैंने कई बार इस हाउस में कहा वो होमवर्क नहीं करते, लेकिन तपस्या ऐसे पवित्र शब्द को क्यों बदनाम कर रहे हैं कि उससे गर्मी आती है। संसद में ओवैसी ने भी हिजाब का मुद्दा उठाया। शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है, उन्होंने इस बात का जिक्र किया। कई राज्यों ने खाने पर भी कानून बना दिया है। गोरक्षा के नाम पर भी ओवैसी ने मॉब लिंचिंग का जिक्र सदन में किया। दफा 25 में प्रोफेस कहा गया, आर्टिकल 25 टॉक्स प्रोफेस। सर, आज मेरी बेटियों को गवर्नमेंट के एजुकेशन इदारों में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है, तो ये आर्टिकल 25 का प्रोफेस कहां तक कामयाब हुआ, ये अक्लमंद लोगों पर छोड़ता हूं। प्रैक्टिस सर, आर्टिकल 25 में अमल करना। कई रियासतों ने ऐसा कानून बना दिया कि आप ये नहीं खा सकते, आप वो नहीं खा सकते। कैटल स्लॉटर एक्ट का एक्ट बना दिया। आप बताइए कि हरियाणा, राजस्थान में पुलिस की अख्तियारात गौरक्षक को दे दिए और उन अख्तियारात का बेजा इस्तेमाल मॉब लिंचिंग में हुआ। किसका हुआ? एक लड़का था साबिर मलिक बंगाल का, मार के पीट कर मार दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने बीफ खाया, बाद में मालूम हुआ नहीं खाया। जुनैद और नसीर को गाटमीका के थे, उनको जिंदा जला दिया गया। हिजाब मुद्दे के साथ साथ मस्जिद विवाद पर भी बोले ओवैसी। उन्होंने पूछा कि आज पूछा जा रहा है कि 500 साल पहले मस्जिद थी या नहीं। ख्वाजा अजमेरी की दरगाह को नकार रहे हैं लोग। आज धर्म बदलने की आजादी भी नहीं है। आप ये आर्टिकल 25 का थर्ड सेक्ट प्रोपोगेट, आज आप देख रहे हैं कि मुझसे पूछा जा रहा है कि 500 साल पहले तुम्हारी मस्जिद थी नहीं थी। ख्वाजा अजमेरी की दरगाह कह रहे नहीं है। अरे सर, अगर मैं इस पार्लियामेंट में खोद दूं, इसमें गड़ा कर दूं, तो खाने जहां का हिस्सा मिलेगा तो मेरी हो जाएगी ये। आप बताइए। अब आप देखिए ये प्रोपोगेट क्या हो रहा है। अच्छा, जो तब्दीली मजहब का कानून, तब्दीली मजहब, मैं तब्दील मजहब नहीं कर सकता, सरकार से पूछना पड़ेगा मुझे अपना मजहब बदलने के लिए। अगर अंबेडकर आज जिंदा होते तो बाबा साहब को भी कहते कि आप जाकर परमिशन लो, तब मजहब बदलना पड़ेगा आपको। ये हालात आज यहां पर पैदा हो चुकी है। हिजाब का मुद्दा, मंदिर मस्जिद का मुद्दा और इसके साथ ही ओवैसी ने संसद में अपने भाषण के आखिर में शेर भी सुनाया। निसार मैं तेरी गलियों के वतन के जहां चली है रस्म के कोई ना सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, सर हम जिस्म और जान बचा के चले। बहुत है जुल्म दस्ते बहाना के लिए, सर हम जो चंद अहले जुरू तेरे नाम लेवा है, इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले जो लोग थे और है, वो इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट है। संविधान सच्चा है। जय भीम, आइन जिंदाबाद। और इधर संसद में बोले हैं संभल सांसद बर्क। संभल में कानून का पालन नहीं हुआ, मुस्लिमों पर ज्यादती क्यों, मेरे ऊपर मुकदमा किया गया, संविधान की धज्जियां उड़ाई गई।
वो संविधान के प्रति वफादार नहीं हो सकते, वो हमारे मुल्क के प्रति वफादार नहीं हो सकते। मैं उस संभल की सरजमी से आता हूं जहां पर 15 दिन पहले एक संविधान को कमजोर करने का काम किया गया। वहां पे जिस प्रकार से 5 मजलूमों की जान ले ली गई, जिस तरह से 30 से ज्यादा लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया गया और 27 से 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मैं पूछना चाहता हूं माननीय सभापति जी, मैं सांसद हूं, मैं अपने मुकदमे का मैंने कहा था मुझे डर नहीं है, मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा गया, मैं वहां मौजूद नहीं था। और ये मुकदमा जो हमारे चाहे विपक्ष के सांसद हो या सत्ता पक्ष के सांसद हो, आप याद रखिए जनता की आवाज हो, जनता के बीच में जाकर के आपके जवाबदेही बनती है। और मैंने अपनी जनता की आवाज को उठाने का काम किया तो क्या गलत किया था? माननीय सभापति जी, सिर्फ इस बुनियाद पे मुकदमा लीजिए गया। आज मैं आपको बताना पॉइंट पे बोल रहा हूँ, संविधान पर ही बोल रहा हूँ माननीय सभापति। वीर सावरकर को लेकर शिवसेना शिंदे गुट के नेता श्रीकांत शिंदे और नेता विपक्ष राहुल गांधी के बीच जबरदस्त वार पलटवार हुआ। आइए आपको दिखाते हैं। मुझे इनसे पूछना है, ये जो सावरकर जी का अपमान करते हैं, इनके साथी जो यहाँ पर बैठे होंगे उभाटा वाले, ये उभाटा वालों को मान्य है क्या जो ये सावरकर जी के बारे में बात कर रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपकी दादी भी संविधान विरोधी थी क्या? आपको तो आदत है सावरकर जी के बारे में रोज अनाप शनाप उठकर बकना। मुझे लगता है कि सावरकर जी की पूजा, हाँ सावरकर जी की पूजा जो है हम सभी लोग यहाँ पर करते हैं और हमें अभिमान है। मैंने ये सवाल एक बार इंदिरा गांधी जी से पूछा था। हाँ, जब मैं छोटा था मैंने पूछा था और उन्होंने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला कि सावरकर जी कॉम्प्रोमाइज्ड विद द ब्रिटिश, wrote a letter to the British and asked for forgiveness from the British. और उन्होंने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला that गांधी जी जेल गए, नेहरू जी जेल गए और सावरकर जी ने माफी मांगी थी। ये इंदिरा गांधी जी की पोजीशन है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अंगूठे वाले बयान का प्रियंका गांधी ने भी समर्थन किया। प्रियंका ने इसके साथ ही अपने भाषण से अडानी का नाम हटाए जाने पर सवाल खड़े किए। अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज प्रदेश की सरकार ने नहीं दिए, अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज आपकी सरकार ने दिए। संविधान पर चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी के इस बयान के बाद अडानी शब्द को कार्यवाही से हटाए जाने की खबर है। इस पर प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। प्रियंका गांधी ने राहुल के भाषण की तारीफ की। बिल्कुल सही मुद्दा उठाया, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। मैम बीजेपी लेकिन क्रिटिसाइज कर रही है कि आप देखिए बीजेपी का यही काम है, वो असली मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते। आप सोचिए कि मैंने जो भाषण दिया उसमें से अडानी शब्द एक्सपंज हुआ है। क्यों भाई? अडानी कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द है? ये किसी का नाम ले सकते हैं, हम अडानी का नाम नहीं ले सकते। संसद में प्रियंका गांधी ने अडानी को लेकर आज सरकार पर कई आरोप लगाए। देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। यूपी के संभल में 46 साल से बंद एक शिव मंदिर का दरवाजा खुला। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान पौराणिक मंदिर का दरवाजा खोला। भक्तों ने आरती भी की। ये घंटी 46 साल बाद देवाधिदेव महादेव के इस मंदिर में गूंजी। भक्ति की जोत जली, बाबा की आरती की गई। इससे पहले आप देख सकते हैं कि पुलिस वालों ने न केवल मंदिर का दरवाजा खोला बल्कि मंदिर की सफाई भी की। मंदिर की दीवार पर महाबली हनुमान को भी देखा जा सकता है। उनकी मूर्ति की भी पुलिस वालों ने सफाई की। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के महमूद खां सराय में एक बंद मकान में ये शिव मंदिर मिला। ये मंदिर 1978 के दंगे के दौरान हिंदू परिवार का था। बेचारी हिम्मत नहीं बढ़ती थी उसकी। क्यों हिम्मत नहीं बढ़ती? 78 के बाद बंद ही है। आज खुला है, आज खुला है, साहब की मेहरबानी से खुला है। जिला अधिकारी राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई की निगरानी में मंदिर की सफाई कराई गई। साथ ही पास में बंद कराए गए एक कुएं की खुदाई भी शुरू कराई गई है। डीएम पेंसिया ने बताया कि मकान के मालिकाना हक को लेकर जांच की जा रही है। दरवाजा खोला गया तो पाया गया कि धूल धूसरित यह मंदिर है और इसको बोरों से ढक दिया गया है। इसकी सफाई की गई और जिन्होंने यह अतिक्रमण किया है यह जानकारी करते हुए कार्रवाई की जाएगी।
संभल में शिव मंदिर को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 10 साल से सरकार चला रहे हैं, इतने सालों से मंदिर बंद क्यों था? तो इन्हें शर्म आनी चाहिए ना। इनकी सरकार 10 साल से चल रही है, ये कहाँ सो रहे थे? इन्हें इस काम के अलावा कोई काम नहीं रह गया। इस देश के नौजवान की भी बात करेंगे, किसान की बात करेंगे, महिलाओं की बात करेंगे, या सिर्फ हिंदू और मुसलमान ही करेंगे? कह रहे हैं कि बर्क साहब के घर के 500 तो बर्क साहब ने रोक रखा था क्या? बर्क साहब ने नहीं रोक रखा था। किसने रोका? कोई आगे कंप्लेनेंट है? किसी ने कंप्लेन की 10 साल पहले? सरकार तो इनकी चल रही, देश में भी प्रदेश में भी। मुंबई में 80 साल पुराने मंदिर को हटाए जाने के आदेश को निरस्त कर दिया गया है। इस मंदिर में आज शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत और आदित्य ठाकरे भी आरती करने पहुंचे। मुंबई के दादर स्टेशन के पास हनुमान मंदिर को तोड़ने वाले आदेश पर रेलवे ने रोक लगा दी है, जिसके बाद भक्ति की ये लहर मंदिर में देखने को मिली। डेमोलिशन आदेश का नोटिस खत्म होने के बाद बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। भक्तों ने कहा कि रेलवे ने उनकी भावनाओं का सम्मान किया। महाबली हनुमान ने उनकी प्रार्थना सुन ली। आपको बता दें कि रेलवे ने मंदिर को हटाने के लिए 7 दिन का समय दिया था। बीजेपी विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा ने डेमोलिशन के आदेश के निरस्त होने की जानकारी दी, जिसके बाद मंदिर ट्रस्ट ने राहत की सांस ली। इससे पहले आज शिवसेना यूटीबी नेता आदित्य ठाकरे और सांसद संजय राउत भी इस मंदिर में पूजा करने आने वाले थे। एक दिन पहले ही शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रेलवे की ओर से दादर स्टेशन के बाहर बने हनुमान मंदिर को हटाने का नोटिस देने का विरोध किया था। साथ ही मामले को लेकर बीजेपी पर हमला भी बोला था। खबर के बाद बीजेपी के नेताओं में भी इस मंदिर में आने की होड़ लग गई है। फिलहाल मंदिर को तोड़ने के फैसले पर रेलवे ने रोक लगा दी है। हनुमान मंदिर में बीजेपी नेता मंगल प्रभात लोढ़ा ने आरती की। बात किसानों की। किसानों का दिल्ली कूच आज फिर टल गया। दिन भर आज पुलिस और किसानों के बीच शंभू बॉर्डर पर घमासान चलता रहा। पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर एक तरफ किसान और दूसरी तरफ पुलिस ऐसे ही डटी रही। किसान आंदोलन 2.0 के 10 महीने पूरे होने पर यह संग्राम हुआ। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए कभी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, कभी पैलेट गन चलाए, तो कभी आंसू गैस के गोले दागे, जिसके प्रभाव को कम करने के लिए किसानों ने पानी से भीगी हुई बोरियां तैयार कर रखी थी। कैनन की जो पाइप है उससे लगातार किसानों को पीछे खदेड़ने के लिए जो पानी है उसका तेज छिड़काव कर रही है। किसानों को पीछे खदेड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस की कार्रवाई में आज 17 किसान घायल हुए, जिसके बाद दिल्ली कूच के लिए पहुंचे 101 किसानों के जत्थे को वापस बुला लिया गया। अभी हम जा रहे हैं उनकी स्थिति देखने, उसमें कितने सीरियस है। क्या फैसला लिया अभी के लिए आपने? अभी के लिए जो जत्था हमने 101 का जो वापस ले लिया है। सर जब भी आके गिरता है उसी टाइम उसको दबा देगा, वो धुआं नहीं निकलता, बंद हो जाता है। तो धुएं को कम करने के लिए सब कुछ हो रहा है। और आप देखिए सामने ये वो एक दीवार नुमा पुलिस नाका है हरियाणा पुलिस का, जिससे आगे जाने का किसान प्रयास कर रहे हैं। किसान नेता सरवन सिंह पंधे ने टीवी9 संवाददाता जितेंद्र भाटी से खास बात करते हुए आंदोलन की आगे की रणनीति पर बात की। किसान नेता सरवन सिंह पंधे हमारे साथ हैं। क्या तय किया गया? 16 और 18 16 को पंजाब के बाहर ट्रैक्टर मार्च होगा। 18 को पूरे पंजाब में हर तरह का 12 से लेकर 3 बजे तक रेल रोको होगा। हम किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को, व्यापार मंडल को और आम जनता को अपील करते हैं, अधिक से अधिक रेल रोको में शमूलियत करिए। जितनी बड़ी अगर लाखों की तादाद में पंजाब निकला तो भारत सरकार को मजबूर कर देगा। हमारी मांगों मानने के लिए हमें आशा है वो काम होगा। कितने लोग घायल हुए हैं और अगला जत्था कब जाएगा? 17 किसान घायल हुए हैं, उनके कईयों की गंभीर है। 18 के बाद दोनों फोरम मीटिंग करेंगे। औरतों का जत्था भी और घराने का जत्था भी हमारे पास अभी है, इसके बारे में आगे निर्णय करेंगे। विपक्ष और सत्ता दोनों मिलकर खेल रहे राहुल गांधी। बिल्कुल, मेरा बयान बिल्कुल सही है। सत्ता विपक्ष जिस तरह से दूसरे मुद्दे के ऊपर पार्लियामेंट को रोका जा रहा, हमारे मुद्दे पे भी रोका जाए। किसानों के समर्थन में शंभू बॉर्डर पहुंचे कांग्रेस नेता बजरंग पुनिया किसानों के साथ हाईवे पर बैठ गए। टीवी9 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि ये सरकार किसी की सुनती नहीं है। देखो, बड़ा दुख होता है कि आप एक आज भाई को लड़ाया जा रहा है, क्योंकि हरियाणा में पूरे देश में एक नारा दिया जाता था, जय जवान जय किसान का, लेकिन आज जवान और किसान को आमने सामने खड़ा कर रखा है। एक वो भी हमारे ही भाई हैं, हमारे बड़े हैं, उनके बेटे हैं, जो उधर बड़े हैं हमारे, वो सब आपस में भाई को लड़ाया जा रहा है, बाप बेटे को लड़ाया जा रहा है। तो ये
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की डिनर पार्टी में जंगली मुर्गा परोसने पर विवाद हो गया है। विपक्ष के सवालों का सीएम सुक्खू ने क्या जवाब दिया है, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश में डिनर में जंगली मुर्गा परोसने पर उठे सवालों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि नॉनवेज खाना पहाड़ों में जीवन का हिस्सा है। विपक्षी नेताओं के पास अब कोई मुद्दा नहीं, इसलिए वो ग्रामीणों की छवि खराब कर रहे हैं। चैनल दिखा रहा था कि वो क्या है, ये बेचारों ने गांव वाले अपने लोकल है देसी मुर्गा किया, हम खाते नहीं तो मेरे को दे रहे थे, तो उसको दिखा दे कि वो देखो जी मुर्गा खा रहे। भाई पहाड़ के जीवन के तो नॉन वेज का भोजन है और जयराम जी उस पर बयान दे रहे। बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा ने मामले को लेकर मुख्यमंत्री पर हमला बोला और कहा कि राज्य में जंगली मुर्गे के शिकार पर प्रतिबंध है, ऐसे में उसके मुखिया को जंगली मुर्गा परोसा जाना निंदनीय है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिमाचल प्रदेश में जहाँ पर जो है वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए जहाँ स्थानीय लोग और जनता जागरूक है, वहाँ आज जिस प्रकार से जो माननीय लोग हैं उनको परोसा जा रहा है, अपने आप में जो है ये एक निंदा का विषय है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए मोदी सरकार मेक इन इंडिया कार्यक्रम को लगातार बढ़ावा दे रही है। 12 दिसंबर को CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। इस पर एक रिपोर्ट देखिए। 2014 में सत्ता में आने के बाद से पीएम मोदी ने देश में हथियार और रक्षा उपकरणों के उत्पादन पर जोर देना शुरू किया। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत बन रहे स्वदेशी हथियारों का भारतीय सेना न केवल खुद इस्तेमाल कर रही है बल्कि इसका निर्यात भी किया जा रहा है। 12 दिसंबर को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई। CCS ने 20,000 करोड़ के 2 बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट्स पास किए। एक प्रोजेक्ट 12 Su-30 MKI फाइटर जेट की खरीद का है, दूसरा प्रोजेक्ट 100 K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर की खरीद से जुड़ा हुआ है। 12 Su-30 MKI और इससे जुड़े उपकरणों की खरीद का 13,500 करोड़ का करार रक्षा मंत्रालय और HAL के बीच हुआ है। इस फाइटर प्लेन में 62.6% पार्ट स्वदेशी होंगे। इनका निर्माण HAL के नासिक डिवीजन में होगा। 100 K9 होवित्जर का निर्माण L&T के गुजरात स्थित हजीरा प्लांट में होगा। भारतीय सेना K9 का इस्तेमाल मैदानी और रेगिस्तानी इलाकों में कर रही है। अब इन्हें खासतौर पर लद्दाख के लिए ऑर्डर किया गया है। 50 टन की ये तोप 47 किलो तक के बम को 43 किलोमीटर दूर टारगेट पर सटीकता से दाग सकती है।